नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। राजनीति में शब्दों की मर्यादा जैसी बातें शायद भूपेश बघेल पर लागू नहीं होती। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी भद्दी और अपमानजनक भाषा बोली है जिस पर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि जो व्यक्ति 6 महीना पहले तक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री था, उसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा है, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के पजामे का नाड़ा काट दिया। ऐसी शर्मनाक भाषा बोलने वाले भूपेश बघेल हाल में ही लोकसभा का चुनाव हारे हैं। राजनांदगांव का लोकसभा क्षेत्र जहां 5 कांग्रेस के विधायक है, 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, बावजूद इसके भूपेश बघेल को तो चाहिए था कि अपनी हार पर समीक्षा करते, चर्चा करते, लेकिन मानपुर मोहल्ला का वो नक्सल प्रभावित इलाका जहां सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने ऐसी अपमानजनक भाषा के अलावा आगे भी कुछ कहा है। फिलहाल आप भूपेश बघेल के मुंह से उन बातों को सुने, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। और ही कहा जानता राहुल गांधी जो है मोदी जी का पजामा काट दिया। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू और ईडी के रिकॉर्ड के अनुसार अपराधी हैं। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 420 जैसे गंभीर धाराओं में उन्हें आरोपी बनाया गया है। उनके विरुद्ध महादेव सट्टा गैंग से एक्सटॉर्शन मनी लेने का आरोप है। ऐसे ही कई अन्य मामलों के भी वो आरोपी हैं। जिस तरह से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, छत्तीसगढ़ में ठीक वैसे ही कांग्रेस भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 11 में से सिर्फ 1 सीट मिली है, कोरबा की। भूपेश बघेल सहित तमाम दिग्गज चुनाव हार चुके हैं। अपनी इस हार की उन्होंने अभी तक नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति की जिस तरह से वो चिंता कर रहे थे, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ कहा वो तो आपने सुना ही। लेकिन मानपुर मोहल्ला की इसी सभा से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता को यह समझाया कि 6 महीने बाद और चुनाव होने वाले हैं। ऐसा भूपेश बघेल ने क्यों कहा, इस पर मैं आगे आऊंगा। फिलहाल भूपेश बघेल के संबोधन का ये दूसरा भाग भी आप सुनिए। आज चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन तैयार रहना है। ये 6 महीना साल भर के भीतर में फिर से बंदे चुनाव हो जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाला समूचा एनडीए अलायंस लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें भी हासिल नहीं कर सका जितनी अकेले भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की नई सरकार बनने जा रही है। 300 से ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल है, लेकिन भूपेश बघेल को उम्मीद है कि जल्दी बिल्ली के भाग में छींका टूटेगा। राजनीति में काम करने वालों को ऐसी हसरतें पालने की आदत सी हो जाती है, लेकिन जिस तरह की शब्दों की मर्यादा लांघी जा रही है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आनी थी। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने क्या कुछ कहा भूपेश बघेल के बारे में, उसे भी आप गौर से सुनिए। उसके बाद मैं आपको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आंतरिक कला के बारे में कुछ अलग हटके जानकारी देने जा रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि राहुल गांधी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के पजामे का नाड़ा काट दिया है। अगर आपकी यही भाषा है तो मेरा एक विनम्र सवाल है भूपेश बघेल जी आपसे। आप स्वयं राजनांदगांव में चुनाव हारे हैं। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें कांग्रेस हारी है। राहुल गांधी जी जिनके लिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस 2014, 2019, 2024 में चुनाव लड़ी है। तीनों चुनाव मिलाकर केवल 195 सीटें आपको मिली हैं, जो कि भाजपा को, मोदी जी को इस बार मिली 240 सीटों से काफी कम है। तो क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि किसने किसके पजामे का नाड़ा काटा है? मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के पजामे का नाड़ा नहीं, उनकी नाक भी कट चुकी है। और आप ये एक्स में कब तक पोस्ट करेंगे, कब तक बाहर जा जाके बयान देंगे? मीडिया का सामना क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आके बताते कि आपकी हार क्यों हुई? छत्तीसगढ़ में आपके नेतृत्व में ये जो प्रचंड हार हुई है कांग्रेस की, उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब दीजिए। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार कांग्रेस अभी भी
दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच चुकी है। 2014 और 2019 के चुनाव में इतनी सीटें भी कांग्रेस को हासिल नहीं हुई थी कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जा सके। 543 सीटों में कांग्रेस को 10% सीट हासिल करनी थी, कांग्रेस को उतनी सीटें भी नहीं मिली थी। फिलहाल जो परिणाम सामने आए उसके अनुसार गुजरात में कांग्रेस को 1 सीट मिली है, मध्य प्रदेश में 0 मिली है, उड़ीसा में 0 मिली है, हिमाचल में 0 मिली है, दिल्ली में 0 मिली है, सिक्किम में 0 मिली है, उत्तराखंड में 0 और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 1 सीट मिली है। बावजूद इसके राजनीति की ऐसी बेशर्मी कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। जिस तरह की भाषा भूपेश बघेल कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में 11 में से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बावजूद इसके मैं समझना होगा मौजूदा दौर में खासकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह का आंतरिक कलह सामने आ रहा है, उसे लेकर कांग्रेस के पुराने मंत्री धनेंद्र साहू ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशियों के कारण कांग्रेस का ऐसा सवा सत्यानाश हुआ है। धनेंद्र साहू जैसे नेता आमतौर पर मीडिया के सामने पार्टी की अंदरूनी बातों को कम बताते हैं, लेकिन जिस शालीन भाषा में उन्होंने गहरी बात कही है, उनके एक एक शब्दों को आप गौर करें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत दुखद स्थिति है कि बड़े चेहरे भी आज चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा है, जबकि पहले तो यही सोचा गया था कि बड़े चेहरे को उतारा जाए तो उससे जो है फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पर उससे जीत होगी। ये इस बात पर प्राय सभी लोग सहमत थे, लेकिन इस बात पर सहमत नहीं थे कि कोई लोग बाहर दूसरे क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह एकदम सामने आ चुकी है। अब धनेंद्र साहू जी कह रहे हैं पहले तय हुआ था कि बड़े लोग चुनाव लड़ेंगे, पर बाहर जाके लड़ेंगे ये तय नहीं हुआ। सबने अपनी अपनी पसंद की सीटें छांट ली और बड़े लोग ही चले गए। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई। भूपेश बघेल जी चुनाव लड़े, वहां कार्यकर्ताओं ने मंच से कहा कि बाहरी हैं। आज चरणदास बहन जी कहते हैं कि मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा तो हमेशा ईश्वर साथी रहा है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो अंतरकलह का बड़ा कारण है और लोग खाली छत्तीसगढ़ को लूटते रहे और इसके कारण आज अंतरकलह सामने दिखती है। हम कहते थे कि छत्तीसगढ़ को लूटने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी आज स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल के अलावा पुराने मंत्री ताम्रध्वज साहू, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, कवासी लखमा, देवेंद्र यादव सरीखे तमाम बड़े नामधारी नेता चुनाव लड़े थे, जिसमें कवासी लखमा को छोड़कर बड़े नामधारी ये सारे ही नेता अलग अलग क्षेत्रों से जाकर लोकसभा चुनाव लड़े थे। लेकिन जनता की ओर से जिस तरह का आदेश मिला है, जो जनादेश प्राप्त हुआ है, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की नीतियों को छत्तीसगढ़ की जनता केंद्र की राजनीति के लिहाज से बेहतर नहीं मानती। करीब 6 महीना पहले संपन्न विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 54 सीटें मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 90 में से 67 सीटों पर विजय हासिल हुई है। दरअसल भाजपा की यह विजय कांग्रेस के आंतरिक कलह को भी जाहिर करती है और यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कांग्रेस की छवि छत्तीसगढ़ में लगातार खराब हो रही है। उसके लिए कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वह स्वयं भूपेश बघेल, जिनके चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया, जिनके चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया। मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिस तरह से भूपेश बघेल ने अपना कब्जा जमा लिया है, वहां टी.एस. सिंहदेव जैसे पुराने उप मुख्यमंत्री शांत बैठे हैं। धनेंद्र साहू जैसे नेता कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं। पार्टी के अंदर जिस तरह से आग सुलग रही है, हमारे संपर्क में कांग्रेस के कई जिम्मेदार नेता हैं जिन्होंने नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया है कि ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर और टूट होगी, जिसके लिए भूपेश बघेल का व्यवहार और खराब नेतृत्व ही जवाबदार माना जाएगा। जब भी बड़े चुनाव होते हैं तो राजनीति में आमतौर पर समीक्षा होती है, औपचारिक चिंतन मंथन होता है। ऐसे ही चिंतन मंथन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है। चुनाव से जुड़ी हुई प्रबंध समितियों के अलावा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें यह समझने की कोशिश की गई कि किसका कितना योगदान था। भाजपा की ऐसी समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्री
विजय शर्मा का एक बयान सामने आया है जिसमें बलरामपुर जिले में 2 व्यक्तियों की हत्या की एसआईटी जांच कराने के उन्होंने आदेश दिए हैं। ग्राम डूमर रखी, थाना बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज में दिनांक 26-27 मई 2024 की रात्रि को सुजीत स्वर्णकार और किरण काशी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। सुजीत स्वर्णकार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े थे। गौ रक्षा में उनका एक बड़ा योगदान था। जिन हालातों में उनकी लाश मिली थी, हिंदूवादी संगठनों का मानना था कि उसकी हत्या की गई है। ऐसा माना जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है, जानबूझकर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है। सुजीत स्वर्णकार की हत्या को पुलिस एक दुर्घटना मान के चल रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि बाढ़ में लगी हुई करंट के कारण 2 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिस तरह का आक्रामक रवैया अपनाया था, जिस तरह से सीधे तौर पर राज्य की सत्ताधारी सरकार के विरुद्ध ही आवाज उठा रहे थे, उसके बाद विजय शर्मा जिस तरह एसआईटी जांच का निर्देश दिया है, आदेश दिया है, उसे भी हमें गहराई से समझना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषंगिक संगठनों को किसी भी हालात में नाराज नहीं करना चाहती। सुजीत स्वर्णकार और किरण काशी जी ऐसे 2 लोगों की लाश बरामद हुई थी बलरामपुर जिले में एक स्थान से। तो उस पर बहुत सारे विवाद हुए थे, बहुत सारी बातें आई थी। तो अब एक 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है जो सरगुजा आईजी के पर्यवेक्षण में काम करेगा। और मैं सोचता हूँ शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जो फैक्ट होंगे वो सामने आएंगे। ऐसे हालात में कोरबा के लिए भी चिंता हुई और यह समझने की कोशिश की गई कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जो सरोज पांडे जैसी कद्दावर नेता होने के बावजूद, मजबूत प्रबंधन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोटों से अभी तक हार हासिल की। जब से कोरबा लोकसभा सीट अस्तित्व में आई है, 2009 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा 43,000 वोटों से हार हुई है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में वैसे तो कांटे का मुकाबला होता है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक सिर्फ एक बार सफलता मिली है, वो भी 2014 में मोदी लहर में। कोरबा की हार की समीक्षा के दौरान कुछ बातें सामने आई जिस पर गौर किया जा रहा है। कोरबा से हार की कई वजह हो सकती है, लेकिन सरोज पांडे के बयानों और व्यवहार की भी चर्चा हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेस की विजयी प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने भी तीखी टिप्पणी की है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक व्यंग कसा है। क्या कहा है ज्योत्सना महंत ने, उसे हम आगे समझेंगे। लेकिन समीक्षा के दौरान कोरबा में हार की जो प्रमुख वजह सामने आई है, उनमें सरोज पांडे का बाहरी होना, टिकट मिलने के बाद से ही विरोध शुरू हो गया था, लेकिन विरोध के स्वर को दबाया जाने लगा। शहर के भाजपा नेताओं में भी अंदरूनी विरोध था। भिलाई से आकर कोरबा में पार्टी का कमान संभालना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की कमी, केवल शहर में ही प्रचार करते नजर आना। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में जो 8 विधानसभा आते हैं, जिसमें खास कोरबा में भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, तो पाली तानखार जैसे इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बुरी तरह पिछड़ने का कड़वा स्वाद चखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पाली तानखार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 61,000 वोटों से लीड मिली थी। मौजूदा हालात को यदि आप समझें तो खास कोरबा में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1,04,182 वोट मिले थे, तो कांग्रेस को 53,414 वोट मिले थे। जबकि पाली तानखार में कांग्रेस को करीब 1 लाख वोट मिले थे, यानी सही वोट है 99,256, जबकि भारतीय जनता पार्टी को महज 51,178 वोट मिले थे। बाकी के हालात जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कांग्रेस को कुल वोट मिले 5,67,498, तो भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे को मिले 5,19,746 वोट। इस तरह से 43,000 से ज्यादा वोटों से सरोज पांडे हार गई। लेकिन यह प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बहुत बड़ी कद्दावर नेता का अब क्या होगा। लगातार 2 लोकसभा चुनाव वो हारी हैं। 2014 में मोदी लहर में भी दुर्ग से उनकी हार हुई थी, अब कोरबा से उनकी हार हुई है। हाल में ही राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे की असल दखल दिल्ली में मानी जाती है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, सरोज पांडे वहां इस वक्त सक्रिय हैं। ऐसे माहौल में ज्योत्सना महंत का एक बयान सामने आया है, उन्होंने सरोज पांडे को हराया है। दरअसल ज्योत्सना महंत को सरोज पांडे के पुराने बयानों से आपत्ति थी। पत्रकारों ने भी उन्हें कई बार कुरेद कर पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सरोज पांडे के बारे में कुछ तंज कसा है। समझदार हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, बड़े स्तर से हैं वो, लेकिन जो उन्होंने मेरे लिए बोला वो किसी महिला को उचित नहीं है, किसी महिला के लिए ऐसे अपशब्दों का बोलना। मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगी। वो मुझे बड़े प्रेम से पहले भाभी बोला करती थी, अब बोलेंगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम।
बात राजनीति की मर्यादा और बयानों की हो रही है, तो आज चर्चा भूपेश बघेल के उस बयान की हो रही थी जिस पर लगातार तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। हमें यह गहराई से समझना होगा कि भूपेश बघेल ने जिस मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में यह बयान दिया है, वहां से उन्हें अच्छी खासी लीड मिली है, लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं। मानपुर मोहल्ला वही इलाका है जहां से सरजू टेकाम जैसे अर्बन नक्सलियों को भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान खूब पोषित किया। फिलहाल वो जेल में है। भारतीय जनता पार्टी के एक वहां की स्थानीय उपाध्यक्ष बिरजू तारम की हत्या हुई थी और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिरजू तारम जैसे भाजपा के नेताओं की गर्दन काट देने की बात सरजू टेकाम साफ तौर पर कह चुका था। पुराना कुख्यात रहा है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के इस कुख्यात अर्बन नक्सली को गिरफ्तार नहीं कर रही थी। सरजू टेकाम को स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल था। वैसे ही माहौल में भूपेश बघेल जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह की शैली अपना रहे थे, उससे निश्चित रूप से उनकी छवि तो खराब होगी, लेकिन राजनीति से जुड़ने से पहले लोग सोचेंगे। जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, लंबे समय से जनप्रतिनिधि रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? राजनीति के ऐसे ही बुरे चेहरे को देखने के बाद आम जनता राजनीति से आने से कतराती है, लेकिन हमारा मानना है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए ताकि बुरे लोग अपने आप दूर हो जाएं। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।